आज का डीप डाइव है भारत और रूस के संबंधों पर। आधिकारिक तौर पर इसे विशेष और विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी कहते हैं, पर यह सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। बिल्कुल। मतलब अगर हम इसे देखें तो ये रिश्ता 3 मेन पिलर्स पर टिका है। अच्छा। पहला, संकट के समय में साथ देना। दूसरा, ऐसी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी देना जो पश्चिम ने नहीं दी। और तीसरा, एक मल्टीपोलर दुनिया का मतलब एक साझा सपना। ठीक है, तो इन पिलर्स को एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा से। 1971 का युद्ध। हाँ, 1971। वो एक बहुत ही मतलब मुश्किल दौर था। एक तरफ अमेरिका, पाकिस्तान, चीन सब एक साथ थे। एक पूरी धुरी बन गई थी भारत के खिलाफ। और यहीं पर मतलब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही भारतीय सेना ने बढ़त बनाई, अमेरिका ने प्रेशर डालने के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। टास्क फोर्स 74 है ना, जिसमें वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, यूएसएस एंटरप्राइज। हाँ बिल्कुल, यूएसएस एंटरप्राइज, और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड। तो मैसेज बहुत क्लियर था। तो फिर सोवियत संघ ने क्या किया? मतलब संधि तो थी, पर क्या वो सच में सामने आए? वो सिर्फ सामने नहीं आए, वो पूरी ताकत से आए। मॉस्को ने तुरंत अपना पैसिफिक फ्लीट भेज दिया, जिसमें क्रूजर और डिस्ट्रॉयर थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, एक परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी। उन्होंने अमेरिकी बेड़े को बीच रास्ते में ही घेर लिया और साफ कर दिया कि भारत पर हमला मतलब 2 महाशक्तियों के बीच सीधी टक्कर। वाह, एक तरह का न्यूक्लियर छत्र बन गया था भारत के लिए। बिल्कुल। और इसी वजह से भारत अपना मिलिट्री ऑपरेशन पूरा कर पाया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो समंदर में तो उन्होंने हमें बचाया ही, पर ये लड़ाई तो न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर्स में भी चल रही थी। एकदम सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी पश्चिमी देश कश्मीर या गोवा की मुक्ति जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाते थे, सोवियत संघ वीटो कर देता था। हर बार उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को डिप्लोमेटिकली प्रोटेक्ट किया। और ये दोस्ती सिर्फ डिप्लोमेसी तक नहीं रुकी है ना, वो जो टेक्नोलॉजी वाला पिलर है वो भी बहुत मजबूत है। हाँ, और वो शायद सबसे क्रिटिकल है। देखिए, रूस ने हमें वो तकनीक दी जो कोई और देने को तैयार नहीं था, जैसे न्यूक्लियर पनडुब्बी, आईएनएस चक्र। हाँ, आईएनएस चक्र लीज पर दी। फिर दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, जो आज दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और S-400 को तो हम भूल ही नहीं सकते। सही बात है। अमेरिका के इतने प्रेशर के बाद भी भारत ने वो डील की। कैत्सा प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद वो डील भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब एक बहुत बड़ा सिंबल है। ठीक है, तो चलिए अब आज के दौर में आते हैं। इस ऐतिहासिक भरोसे का आज के ऊर्जा संबंधों से क्या लेना देना है? यहाँ तो मतलब एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आया है। 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस ने भारत को भारी छूट पर कच्चा तेल देना शुरू किया। हाँ। और नतीजा ये हुआ कि जो इंपोर्ट 2% से भी कम था वो अचानक से बढ़ गया। हाँ, बढ़कर लगभग 35 से 39% तक पहुंच गया और रूस हमारा टॉप ऑयल सप्लायर बन गया। और इसने भारत को ग्लोबल महंगाई से बचाने में एक कुशन का काम किया। बिल्कुल। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये सिर्फ इतिहास या डील्स की बात नहीं है, ये एक कॉमन विजन की बात है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की। एग्जैक्टली। एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा ना हो। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो स्रोत हैं वो इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि भारत के लिए रूस के साथ जुड़े रहना इसलिए भी जरूरी है ताकि मॉस्को पूरी तरह से बीजिंग के पाले में न चला जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इस बदलती दुनिया में भारत अपनी इस पुरानी दोस्ती और जो नई साझेदारियां बन रही हैं उनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा?